एक गांव में एक बहुत गरीब बढ़ी रहता था, जो लकड़ी काटकर बहुत अच्छी मेज और कुर्सियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चीजें पूरे देश में बहुत पसंद की जाती थी। उसका काम खूब चलता था और दिन ब दिन उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। वो बहुत अमीर आदमी बन गया था, जिस वजह से उसने खुद काम करना छोड़ दिया था। अब उसके कारीगर मेज और कुर्सियां बनाते थे और बढ़ी, जिसका नाम अब्दुल्ला था, दिन भर घर में बैठकर आराम करता रहता था। अब्दुल्ला का एक बेटा था, जिसका नाम फलकशेर था। वो दौलत की वाद से वो भुअट घमंडी, खुदगर्ज और गसेल हो गया था और हर तरह से वो बेफिक्र हो गया था और दोस्तों के साथ गलियों और बाजारों में आवारागर्दी करता रहता था। उसके दोस्त भी उसी की तरह बड़े घरों के लड़के थे, जिनके पास करने को कोई काम नहीं था और वे अपने माता पिता की दौलत पर ऐश करते थे। वे सब लोगों की मेहनत का मजाक उड़ाते और उन्हें बुरी तरह सताते थे, जिस वजह से गांव वाले उन नौजवानों से बहुत नाराज थे और उनके मुंह से ही नहीं, दिलों से भी उनके लिए बद्दुआ निकलती थी। अगर कोई उनके खिलाफ उनके माता पिता से शिकायत करता, तो फलकशेर और उसके दोस्त उस शिकायत करने वाले के घर में घुस जाते और घर के सदस्यों को न सिर्फ मारते पीटते बल्कि उस घर की एक एक चीज को तोड़ फोड़ कर रख देते थे, जिस वजह से गांव के लोग उनसे डरने लगे थे और उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत करना भी छोड़ दिया था। फलकशेर अपने 5 साथियों से हमेशा घिरे रहते थे और उन्हें रोक टोकने वाला कोई नहीं था। पूरे गांव में वे बहुत ही शरारती और झगड़ालू लड़कों का गिरोह माने जाते थे। एक दिन वे एक बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक एक ऐलान करने वाला वहां आ गया। वो राजा का संदेशवाहक था। राजा का संदेशवाहक और नगाड़ा बजाकर लोगों को अपनी ओर खींच रहा था और लोग उसके चारों ओर जमा होने लगे। सुनो, सुनो, मैं देश के राजा का एक खास संदेश लेकर आया हूं। राजा ने हर खास और आम के लिए ऐलान किया है कि तुम में से जो कोई बहादुर और समझदार है, वो राज दरबार में आए। राजा उन नौजवानों का इम्तिहान लेंगे। जो उनके इम्तिहान में कामयाब होगा, राजा न सिर्फ अपना राज सिंहासन उसके हवाले कर देंगे, बल्कि अपनी इकलौती बेटी भी उसे देंगे, और जो हार जाएगा उसकी गर्दन राजमहल की दीवार से लटका दी जाएगी। इसलिए खूब अच्छी तरह सोच समझ कर वही लोग दरबार का रुख करें जो वाकई राजा के इम्तिहान से गुजरने के खुद को काबिल समझते हों। राजा किस तरह का इम्तिहान लेंगे, क्या इसके बारे में तुम भी कुछ हमें बता सकते हो? किसी ने पूछा। इस इम्तिहान के बारे में राजा सिर्फ उसी को बताएंगे जो राजा के दरबार में जाएगा और ये कहेगा कि वो राजा का इम्तिहान देने के लिए आया है। तब राजा उसे 7 शर्तें बताएंगे। उन शर्तों को सुनने के बाद अगर उसने नौजवान ने शर्तें पूरी करने से इनकार किया और वापस जाने की ख्वाहिश की, तो उसको भी मार दिया जाएगा। राजा के संदेशवाहक ने जवाब दिया और उसकी बात सुनकर लोग बहुत डर गए कि शर्तें न जाने कितनी सख्त होंगी। अगर वे शर्तें मानकर उन्हें पूरा नहीं कर सके, तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, और अगर उन शर्तों को सुनकर उन्हें पूरा करने से इनकार करते हैं, तब भी उन्हें मार दिया जाएगा। इसलिए वे सब कानों को हाथ लगाते हुए ऐलान करने वाले के पास से हटते चले गए। फलकशेर और उसके साथी भी गौर से ऐलान सुन रहे थे। ऐलान करने वाला वहां से चला गया तो वे आपस में बातें करने लगे। लगता है हमारे देश के राजा का दिमाग खराब हो गया है। भला इस तरह का ऐलान सुनकर कौन पागल होगा जो दरबार में जाएगा? फलकशेर के एक दोस्त जफर ने मुंह बनाते हुए कहा, वाकई देश का नया राजा बनाने और राजकुमारी जान चेहरा से शादी के लिए राजा ने शर्तें बहुत सख्त रखी होंगी, जिन्हें पूरा करना किसी आम इंसान के बस की बात न होगी। दूसरे दोस्त अमित ने कहा, हो सकता है, और सुना है राजा बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसने ऐलान में सख्त ऐलान इसलिए किया होगा कि हर कोई दरबार में न पहुंच जाए। तीसरे दोस्त मस्जिद ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम दरबार में चले जाओ और राजा से जाकर उसकी शर्तें पूछ आओ और आकर हमें बता दो। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि उन शर्तों को पूरा कर दे। फिर तुम राजकुमारी जान चेहरा से शादी भी कर लेना
और देश के राजा भी बन जाना, और राजा बनकर हमें अपना दरबारी रख लेना। चौथे दोस्त ने हंसते हुए कहा, और दूसरे भी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। मैं तो कहता हूं, अगर फल्कशेर चाहे तो राजा की शर्तें पूरी कर सकता है, क्योंकि फल्कशेर हम सबसे ज्यादा समझदार और बहादुर है। और फिर हमारे यार की शक्ल भी राजाओं और महाराजाओं से कम नहीं है, और जहां तक मैंने सुना है वो इतनी खूबसूरत है कि राजा उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं। दरबार के कुछ खास लोगों के अलावा आज तक किसी ने उस राजकुमारी को नहीं देखा, और सुंदरता की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती है। पांचवें दोस्त ने, जिसका नाम असगर था, राजकुमारी जान चेहरा की बेपनाह तारीफ करते हुए कहा, क्या वाकई राजकुमारी जान चेहरा इतनी सुंदर है कि राजा उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं? फल्कशेर ने असगर की तरफ चौंक कर और बहुत उत्सुकता भरे लहजे में देखते हुए पूछा, हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसकी पत्नी राजकुमारी जान चेहरा की दासी है। वो राजमहल में राजकुमारी जान चेहरा की सेवा में लगी हुई है और कभी कभार अपने घर आती है और अपने पति से राजकुमारी की तारीफ करती है। मुझे लगता है कि तुम हमें ऐसी बातें इसलिए बता रहे हो ताकि तुम दरबार में जाओ और जाकर हमेशा के लिए फंस जाओ। तुमने सुना नहीं, ऐलान करने वाला क्या कह रहा था कि अगर राजा से शर्तें सुन ली गई और वे बहुत सख्त हुई और उन्हें पूरा न किया जा सकता हो, तो राजा अपने जल्लाद से कहकर उसी वक्त उसकी गर्दन उड़वा देंगे। शर्तें सख्त होंगी। अगर ऐसी बात न होती तो राजा ऐलान क्यों करवाता? राजकुमारी जान चेहरा की शादी किसी दूसरे देश के राजा या राजकुमार से न कर देता? जरा सोचो, आज तक किसी आम इंसान की शादी किसी राजकुमारी से हुई है? राजकुमारियों से शादी राजा, राजकुमार या वजीर ही करते हैं। जफर ने जल्दी से कहा, तुम ठीक कहते हो जफर, लेकिन फिर हमें किस तरह से मालूम होगा कि राजा की शर्तें क्या है और उसने पूरे देश में ऐसा ऐलान क्यों करवाया है? शाबाश ने पूछा, हमें क्या जरूरत है राजा की शर्तें जानने की? ये शाही मामले हैं और उन्हें निपटाना शाही परिवारों का ही काम है। हम क्यों? ये ऐलान के शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी और इसी वक्त दरबार में राजा के पास जाऊं और जाकर उनसे उनकी शर्तों के बारे में पूछूं। अगर उनकी शर्तें जितनी भी सख्त हों, मगर दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन हो। हाँ, कुछ कामों में मुश्किलें जरूर आती है, लेकिन अगर इंसान लगातार हिम्मत और मर्दानगी से कोशिश करे तो एक न एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलती है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी किस्मत जरूर आजमाऊंगा। मैं इस बेकार की आवारागर्दी और बिना वजह की मारपिटाई से तंग आ चुका हूं। जरा सोचो, हम लोग बेबस लोगों को सताकर उनकी कितनी बद्दुआ ले रहे हैं। हर कोई हमसे नफरत करता है। अभी तो लोग खामोश है, लेकिन अगर कोई हमारी शिकायत लेकर दरबार में चला गया तो जानते हो क्या होगा? राजा हमारी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर देंगे और फिर हमें हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। हम जिंदगी भर चक्की पीसते रहेंगे। फिर क्या हमारी ये शानो शौकत बाकी रहेगी? हमारी जिंदगी बेमकसद और बेकार होकर रह जाएगी। फल्कशेर ने कहा, और उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त हैरान रह गए और हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो फल्कशेर? तुमने ही तो हमें इस रास्ते पर डाला था। आज तक हम वही करते आए हैं जो तुम कहते रहे। फिर ये आज अचानक तुम्हें अच्छा इंसान बनने का ख्याल कैसे आ गया? असगर ने फल्कशेर की तरफ बहुत हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, ये सही है कि वाकई मैंने ही तुम लोगों को अपने साथ बिगाड़ा है? तुम्हें अच्छाई का रास्ता दिखाने के बजाय बुरे रास्तों पर चलाता रहा। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। लोगों की तरफ गौर से देखो, हमारे लिए उनके दिलों में कितनी नफरत है। अब तो ये नफरत उनके चेहरों पर भी जाहिर हो रही है। लोग हमसे डरते हैं और हमारी इज्जत करते हैं, मगर उनके दिलों में जितनी हमारे लिए नफरत है उसका तुम थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते। उन लोगों का बस नहीं चलता, वरना हमारी बोटी बोटी नोच कर चील कौओं को खिला दे। नहीं मेरे दोस्तों, हम गलत है
और जो कुछ कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा गलत है। हम न बड़ों की इज्जत करते हैं और न छोटों का लिहाज करते हैं। मैं आज से और अभी से बुराई की जिंदगी छोड़ रहा हूं और वापस घर जा रहा हूं। मैं उन सबका नुकसान पूरा करूंगा जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया है, और उन लोगों से माफी मांगूंगा जिन्हें मेरे हाथों और जुबान से तकलीफ पहुंची है। और मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि तुम भी बुराई की जिंदगी त्याग दो और अच्छाई का रास्ता अपनाओ। इसमें हम वापस लौट चलें। हमारे गुनाह और गलतियों को गांव वाले और अल्लाह ताला जरूर माफ कर देगा। फल्कशेर कहता जा रहा था और उसके दोस्त उसे आंखें फाड़े उसकी तरफ यूं देखने लगे जैसे उसके लफ्जों में कोई जादू पड़ गया हो। फल्कशेर एक झटके से उठा और मुड़कर तेज तेज चलता हुआ वहां से चला गया। राजा अपने खास कमरे में टहल रहा था। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के साए नजर आ रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद था और राजा उस वक्त तेज कंपन की आवाज पैदा हुई और राजा झुककर उत्तरी दीवार की तरफ देखने लगा। दीवार बीच में से फट रही थी और उसी लम्हे दीवार में से एक सुर्ख रंग का लंबा, मजबूत और बहुत भारी भरकम चेहरे वाला नौजवान निकलकर बाहर आ गया। उसका चेहरा और हाथ पैर सुर्ख रंग के थे और उसने कपड़े भी सुर्ख रंग के पहने हुए थे। उसके कानों में बालियां थी। मैं आ गया, उसने राजा के करीब आते हुए कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, दक्षा जादूगर। मैं जानता हूं आज तुम्हारी 3 माह की दी हुई मुद्दत का आखिरी दिन है और मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर 3 माह तक मेरी बेटी चंद चेहरा ठीक न हुई तो मैं उसकी शादी तुमसे कर दूंगा। इन 3 माह में मैंने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों और हकीमों को बुलाया और उन्होंने अपने हर मुमकिन तरीके से मेरी बेटी का इलाज किया, लेकिन राजकुमारी जान चेहरा का इलाज करने में सब नाकाम हो गए और 3 माह कैसे गुजरे इसका हमें पता ही नहीं चला। और आज हमारे खास कमरे में तुम्हारे हाथों से जलाई हुई मशाल तो हमें मालूम हुआ कि आज तुम्हारी दी हुई 3 माह की मुद्दत का आखिरी दिन है। राजा बहुत परेशानी में कहता चला गया। जोरदार कहकर वो हंस पड़ा। यानी तुम हार गए राजा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि राजकुमारी जान चेहरा पर मैंने एक ऐसा जादू कर रखा है जिस वजह से तुम्हारी हसीन से हसीन बेटी यानी राजकुमारी जान चेहरा को मैंने दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बना दिया है, जिस पर तुम मुझ पर बरस पड़े और तुमने मुझे अपने सिपाहियों से पकड़वाने की कोशिश की। मगर मुझ जैसे ताकतवर जादूगर के सामने 10 से 20 सिपाही तो क्या, फौज का पूरा लश्कर भी आ जाए तो मैं उसे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। मैंने तुम्हारे सिपाहियों को मार डाला। तुमने मुझे पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की मगर नाकाम रहे। तब तुम्हें मैंने 3 माह का वक्त दिया कि तुम 3 माह में अगर अपनी बेटी की बदसूरती की बीमारी किसी भी तरह दूर करवा सके तो फिर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपनी बेटी राजकुमारी जान चेहरा की शादी मुझसे कर दोगे। तुम मजबूर थे क्योंकि तुम मेरी ताकत को अच्छी तरह से देख चुके थे और ये जान चुके थे कि मुझे किसी भी तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है। इसलिए मजबूरी में तुम्हें मेरी बात माननी पड़ी और तुमने मेरे सामने हथियार डालकर वादा कर लिया कि अगर वाकई तुम अपनी बेटी की बदसूरती का इलाज न कर पाए तो तुम उसकी शादी मेरे साथ कर दोगे। और आज मेरे दिए हुए 3 माह का आखिरी दिन था। मैंने इसलिए तुम्हारे खास कमरे में जादुई मशाल रोशन कर रखी है ताकि जब 3 माह पूरे हो जाए तो तुम्हें पता चल जाए। मेरा दिया हुआ वक्त पूरा हो गया है, इसलिए अब तुम अपना वादा पूरा करो और अपनी बेटी राजकुमारी जान चेहरा की शादी मेरे साथ करने का ऐलान कर दो। जैसे ही शादी मुझसे होगी वो फिर से अपनी असली शक्ल और सूरत में लौट आएगी। सुर्ख शक्ल वाला दक्षा जादूगर कहता चला गया और उसकी बातें सुनकर राजा का जिस्म पसीने पसीने होता चला गया। मैं अपनी बेटी का इलाज करने में नाकाम हो चुका हूं और यह भी सही है कि 3 माह बहुत। मैंने उसकी शादी तुम्हारे साथ करने का वादा किया था, लेकिन राजा कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? दक्षा जादूगर ने चौंक कर राजा की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं जादूगर, जहां तुमने मुझे 3 माह दिए, क्या तुम 10 से 15 दिन और नहीं दे सकते? असल में मेरी बेटी इकलौती है, इसलिए मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता हूं। 3 माह मैंने अपनी बेटी के इलाज में गुजार दिए
और उसकी शादी का कोई इंतजाम ही नहीं किया। अगर तुम मुझे 10 से 15 रोज और दे दो तो मैं पूरे देश में ऐलान कराऊंगा और अपनी बेटी की शादी का ऐसा इंतजाम करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तुमने खुद ही अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने का फैसला कर लिया है। मेरे लिए यही बहुत है। ठीक है, मैं तुम्हें 10 से 15 दिन नहीं, पूरे 1 माह देता हूं। अपनी बेटी की शादी की खूब तैयारी करो, हर तरह की खुशियां मनाओ। ये तुम्हारा हक है। मैं तुमसे खुश हूं, बहुत खुश हूं। ठीक है, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो जादूगर। अब तुम ठीक 1 माह बाद मेरे पास आना। मैं सारी तैयारी मुकम्मल करके रखूंगा। अपने झूठे लहजे पर काबू पाते हुए कहा। दक्षा जादूगर बेहद खुश नजर आ रहा था। वो राजा के साथ इधर उधर की बातें करता रहा और राजा बजाय उससे खुश होकर, मगर दिल ही दिल में खुद पर जबर करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर दक्षा वापस जाने के लिए उस दीवार की तरफ बढ़ा जिसमें अभी तक छेद मौजूद था। छेद में दाखिल होते ही जादूगर गायब हो गया और उसके छेद में दाखिल होते ही दीवार दोबारा बराबर हो गई और राजा ने सुकून की सांस ली। राजा कुछ देर तक उस दीवार की तरफ देखता रहा, फिर सर झटक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर वो कमरे से निकला और गलियारों से होता हुआ एक दूसरे शानदार कमरे में आ गया। शाही ज्योतिषी और प्रधानमंत्री जिब्रान उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। हमने दक्षा जादूगर के साथ एक चाल चली और 15 दिन के बजाय उससे पूरे 1 महीने का वक्त ले लिया है। हालांकि उसे देखकर हमें इतना गुस्सा आ रहा था कि हमारा दिल चाहता था कि हम अभी तलवार निकालें और एक झटके से उसकी गर्दन उड़ा दें। हमने उसके साथ क्या चाल चली और उससे 1 माह का वक्त कैसे हासिल किया, इसकी जानकारी हम बाद में बताएंगे। पहले शाही ज्योतिषी, तुम बताओ, नौजवान कब आएगा और क्या वो वाकई दक्षा जैसे खतरनाक और ताकतवर जादूगर को मार गिराने में कामयाब हो जाएगा और हमारी बेटी राजकुमारी जान चेहरा की बदसूरती भी दूर हो जाएगी? राजा कुछ देर खामोश रहने के बाद उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, वो नौजवान आजकल में आने ही वाला है हुजूर, और मेरे अनुसार वो आपके सारे इम्तिहानों में पूरा उतरेगा। बल्कि जादूगर की मौत भी उसके हाथों ही होगी और उस जादूगर के मरते ही राजकुमारी अपनी असल हालत में वापस आ जाएगी। और उस नौजवान की निशानी यह है कि उसकी बाई आंख के नीचे भूरे रंग का एक तिल होगा। दक्षा जादूगर की मौत की लकीर उसी के हाथ पर मौजूद है। शाही ज्योतिषी ने बहुत विश्वास भरे लहजे में कहा और राजा ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और फिर उन्हें बताने लगा कि उसने जादूगर के साथ क्या चाल चली थी, जिस वजह से उसने 15 रोज के बजाय खुद ही और 1 माह का वक्त दे दिया। शाही ज्योतिषी और प्रधानमंत्री जिब्रान राजा की बुद्धिमत्ता की तारीफें करने लगे, मगर राजा किसी और ही ख्यालों में गम था। उसके चेहरे पर परेशानी और गहरे डर के साए लहरा रहे थे। वो सोच रहा था कि शाही ज्योतिषी ने जिस नौजवान के बारे में बताया है, अगर वो न आया तो क्या होगा? उधर फल्कशेर की जिंदगी में वाकई बदलाव आ गया था। उसने न सिर्फ उन लोगों से जाकर बाकायदा माफी मांगी थी जो उससे नाराज थे, बल्कि जिन लोगों का उसने माली नुकसान किया था, उस नुकसान का उसने पूरा पूरा मुआवजा भी अदा कर दिया था। उसके अलावा उसने बाकायदा 5 वक्त की नमाज भी अदा करना शुरू कर दी थी। वो हर नमाज में रो रो कर और बहुत विनम्रता के साथ भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगता था। एक दिन ईशा की नमाज पढ़कर भगवान के सामने सजदा करके इतना रोया और गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था कि उस पर नींद सी छा गई। उसकी नींद के आलम में उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने विनम्रता और सच्चे दिल से भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगी है। अल्लाह ताला तुमसे राजी हो गया है बेटा, और उसने तुम्हारी तमाम गलतियों को माफ फरमा दिया है। फलकशेर ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने दीवार पर एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग का नूरानी चेहरा दिखाई दे रहा था, जिनकी दाढ़ी, मूंछें और सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उनका चेहरा बहुत रोशन और नूरानी था। उनके होठों पर बहुत प्यार भरी और दयालु मुस्कान थी।
आप कौन हैं, बाबा? फलकशेर ने बूढ़े के चेहरे पर छाए हुए नूर को देखकर श्रद्धा भरे लहजे में पूछा। मैं नूर बाबा हूं, बेटा, और तुम्हारे पास एक खास काम के लिए भेजा गया हूं। उन्होंने कहा, क्या हुक्म है, बाबा जी? मेरी खुशनसीबी की अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों को माफ करके मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी के काम आ सकूं। फलकशेर ने कहा, बेटा, इस वक्त राजा बहुत मुश्किल में है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम चंद चेहरा है। उस राजकुमारी को एक खतरनाक जादूगर ने अपने जादू में कैद करके बहुत बदसूरत बना दिया है। वह राजकुमारी जान चेहरा से शादी करना चाहता है। राजा ने उस जादूगर को मारने और राजकुमारी जान चेहरा का इलाज करवाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके। इस सिलसिले में राजा के शाही ज्योतिषी ने राजा को बताया था कि इस देश में एक नौजवान है जो उस जादूगर के विनाश का कारण बनेगा और राजकुमारी चंद चेहरा को असल हालत में लाएगा। इस सिलसिले में ही उसने पूरे शहर में ऐलान करवाया था। बेटा, वो ऐलान किसी और के लिए नहीं, असल में तुम्हारे लिए की गई थी। राजा चाहते थे कि जिस नौजवान की उनकी बेटी के साथ शादी हो वो पूरी तरह इस देश का राजा बनने की काबिलियत रखता हो। वो न सिर्फ समझदार, बहादुर और बहुत भला इंसान होने के साथ साथ बहुत दयालु भी हो। इसलिए उसने 7 शर्तें रखी हैं, और बेटा, वो शर्तें तुम आसानी से पूरी कर सकते हो। इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है। मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूं कि तुम राजा के पास जाओ और जाकर उससे कहो कि न सिर्फ तुम उसकी शर्तें पूरी करोगे बल्कि जादूगर को भी मारोगे। अब मैं तुम्हें उस जादूगर के बारे में बताता हूं। दक्षा जादूगर सुर्ख जादूगर है। उसने काली दुनिया का एक बहुत बड़ा जादू, जिसे सुर्ख जादू कहा जाता है, हासिल कर रखा है, जिस वजह से उस जादूगर की ताकत आम जादूगरों से कहीं ज्यादा और खतरनाक है। सुर्ख जादू हासिल करने की वजह से उसके जिस्म का रंग भी खून की तरह सुर्ख हो गया है और बदसूरत इंसान नजर आता है। वो चाहता है कि अब वो खूबसूरत इंसान बन जाए और उसका रंग भी आम इंसानों की तरह हो। सुर्ख जादू ने उसे ये भी कहा था कि वो लड़की के माता पिता की रजामंदी के बगैर किसी लड़की से शादी नहीं करेगा, वरना अपने मकसद में किसी तरह कामयाब नहीं हो सकेगा। तब दक्षा जादूगर ने राजमहल में जाकर पहले राजकुमारी जान चेहरा को बहुत बदसूरत बना दिया और बाद में राजा से मिलकर उसे अपने बारे में बताकर राजकुमारी जान चेहरा से शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश की। मगर राजा उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने सिपाहियों के जरिए जादूगर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, मगर जादूगर ने अपने जादू से सिपाहियों को मार डाला। राजा ने भी अपने तौर पर उसे मारने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके। फिर अपनी बेटी की बदसूरती देखकर वो उदास हो गए। बेटा, दक्षा जादूगर पाताल की सुर्ख दलदल में रहता है। उस दलदल में आग भरी हुई है और सुर्ख दलदल के नीचे उसने अपना जादुई महल बना रखा है, जहां उसने अपनी हिफाजत के लिए बेपनाह जादुई जाल बिछा रखे हैं। पाताल में और सिर्फ दलदल ही मौजूद है, जिस वजह से बड़ा जादूगर भी उस तक पहुंचने का ख्याल दिल में नहीं लाते। दक्षा जादूगर समझता है, इसलिए उसने अपनी जान दूसरे जादूगरों की तरह किसी जानवर या परिंदे में नहीं डाल रखी। तुम अगर उस तक पहुंच जाओ तो आसानी से उसे मार सकते हो। मैं तुम्हें वार से बचने के लिए कुछ चीजें देता हूं, इन्हें संभाल कर रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। उन्होंने कमर पर बांधने वाली एक पेटी दी जिस पर सुर्ख धारियां बनी हुई थी, एक जोड़ा नीले जूते का दिया और कहने लगे, बेटा, सिया अंगूठी को अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहन लो। इसकी मौजूदगी में जादूगर का कोई जादू तुम पर असर नहीं करेगा। सुनहरे दस्तों वाले खंजर तुम्हें दोनों हाथों में लेकर जादूगर का मुकाबला करना होगा और उन्हें एक साथ उसके जिस्म में मारना होगा। इस तरह जादूगर खत्म हो जाएगा। कमर पर बांधने वाली पेटी जिस पर सुर्ख धारियां बनी है, इसको कमर पर बांधकर जब तुम दलदल और जादुई महल में जाओगे तो आग तुम पर कोई असर नहीं करेगी। और नीले जूते मैंने तुम्हें इसलिए दिए हैं कि एक तो इनकी वजह से तुम्हारी ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी, दूसरा यही जूते
तुम्हें पाताल की सुर्ख दलदल तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे। जब तुम राजा के कमरे में जाकर कमरे की उत्तरी दीवार पर ठोकर मारोगे तो वहां एक छेद बन जाएगा और तुम्हें एक रास्ता दिखाई देगा। तुम दाखिल होकर अपनी आंखें बंद कर लेना और ना की सीध में बढ़ते जाना। नीले जूते तुम्हें खुद ही पाताल की सुर्ख दलदल तक पहुंचा देंगे। बुजुर्ग बाबा ये कहकर खामोश हो गए। मैं आपकी हिदायत पर पूरी तरह से अमल करूंगा बाबा जी। क्या आप मुझे राजा की 7 शर्तों के बारे में कुछ बता सकते हैं कि उनकी शर्तें क्या हैं? बुजुर्ग बाबा के खामोश होते ही फल्कशेर ने पूछा, ये तुम्हें राजा खुद बताएंगे। ठीक है, मैं वहां सिर्फ उनकी हर शर्त पूरी करूंगा, बल्कि उस खतरनाक जादूगर को भी मार दूंगा जिसने अपने मकसद के लिए राजकुमारी जान चेहरा को बदसूरत बनाया है और राजा को जबरदस्ती उसकी बेटी से शादी पर मजबूर कर दिया है। फलकशेर ने मजबूत इरादे से कहा और बुजुर्ग बाबा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और उसे दुआएं देने लगे कि फलकशेर अचानक जैसे होश में आ गया और उसके दिमाग पर छाई हुई नींद जाती रही। फलकशेर ने जैसे ही सजदे से सर उठाया तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि चादर के करीब नूर बाबा की दी हुई तमाम चीजें मौजूद थी। नौजवान, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अगर तुम हमारी पूरी न कर सके या उन्हें पूरी करने से इनकार किया तो हम जल्लाद से कहकर तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। राजा ने फलकशेर को सर से पांव तक गौर से देखते हुए कहा। फलकशेर अभी कुछ देर पहले ही राज दरबार में पहुंचा था और उसने दरबार के पहरेदारों के हाथ राजा को पैगाम भिजवाया था कि वह राजा की 7 शर्तें पूरी करने के लिए आया है। राजा, प्रधानमंत्री और शाही ज्योतिषी के साथ अपने खास कमरे में मौजूद था। उसने फलकशेर को वही बुला भेजा और जब फलकशेर ने उन्हें अपनी आने का मकसद बताया तब राजा गौर से उसकी ओर देखने लगे, जबकि शाही ज्योतिषी फलकशेर के माथे पर मौजूद तिल देखकर खुश हो गए। इसके माथे पर तिल मौजूद है, ये वही नौजवान है जिसके बारे में शाही ज्योतिषी की आंखें चमकने लगी थी। मैंने ऐलान के शब्द खूब अच्छी तरह और ध्यान से सुने थे। राजा, आप मुझे अपनी शर्तें बताइए। मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि मैं आपके हर इम्तिहान में कामयाब होऊंगा। फलकशेर ने विनम्रता भरे लहजे में कहा। बहुत खूब नौजवान, मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर बहुत खुशी हुई है। बेटा, असल में हम एक मुसीबत में फंसे हैं। उस मुसीबत की वजह से ही मजबूर होकर हमने ऐलान करवाया था। हमारी एक बेटी है जिसका नाम राजकुमारी जान चेहरा है, मगर हमारी बेटी को एक जादूगर ने बहुत बदसूरत बना दिया है। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिब्रान, और ये शाही ज्योतिषी। इन्होंने ही हमें ऐलान करने का मशवरा दिया था। हमारी बेटी जान चेहरा से एक जादूगर जबरदस्ती शादी करना चाहता है, इसलिए उसने हमारी बेटी की शक्ल बिगाड़ दी है। हम चाहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा नौजवान आए जो बहुत समझदार, बहादुर और दयालु हो, जो न सिर्फ खतरनाक जादूगर का मुकाबला कर सके बल्कि देश की बागडोर भी संभाल ले। हम चाहते हैं कि देश का इंतजाम समझदार और बहुत नेक दिल इंसान के हाथ में दे। इस सिलसिले में हमने, अगर तुम हमारे इम्तिहान में खरे उतरे तो हम तुमसे वादा करते हैं कि न सिर्फ तुमसे अपनी बेटी की शादी कर देंगे बल्कि राज सिंहासन भी तुम्हारे हवाले कर देंगे और खुद भगवान की भक्ति में मशगूल हो जाएंगे। राजा ने कहा, बेटा फलकशेर, अगर तुम थके हुए हो तो आज के दिन शाही मेहमान खाने में जाकर आराम कर लो। राजा कल तुम्हारा इम्तिहान ले लेंगे। हम नहीं चाहते कि तुम बिना वजह अपने दिमाग पर बोझ डालो और घबराहट में कोई ऐसी गलत बात कह जाओ जो तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बने। नहीं राजा, मैं पूरी तरह से तरोताजा हूं और शाही महल से कुछ ही दूर से आया हूं, इसलिए अगर राजा आज ही मुझसे इम्तिहान ले ले तो उनकी मेहरबानी होगी। मुझे यकीन है कि मैं उनके हर इम्तिहान में कामयाब रहूंगा। फलकशेर ने कहा और उसका जवाब सुनकर राजा, प्रधानमंत्री और शाही ज्योतिषी प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो हम अभी तुम्हारा इम्तिहान ले लेते हैं। पहले हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे जिनसे तुम्हारी समझदारी का पता चलेगा
फिर तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी का इम्तिहान लिया जाएगा। इसके बाद तुम्हारी न्यायप्रियता देखी जाएगी। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हें दक्षा जादूगर के मुकाबले पर भेजेंगे, ताकि तुम उसका खात्मा कर दो चंद चेहरा अपनी असल हालत में आ जाएगी। हमारा तुमसे पहला सवाल यह है कि ये बताओ कि इस देश की कुल आबादी कितनी है? इस वक्त इस देश में कितने इंसान मौजूद हैं? प्रधानमंत्री और शाही ज्योतिषी भी गौर से फल्कशेर की ओर देख रहे थे। फल्कशेर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, राजा, इस वक्त इस देश में 3,70,410 इंसान मौजूद हैं। फल्कशेर ने अंदाजे से कहा। वो जानता था कि इस देश की आबादी की सही संख्या का किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम था कि इस देश में कभी लोगों की संख्या गिनी ही नहीं गई। ये तुम कैसे कह सकते हो? अगर इंसानों की संख्या इससे ज्यादा हुई तो? राजा ने कहा, राजा, इस देश में हजारों नहीं तो सैकड़ों दूसरे देशों से आते हैं और व्यापार के मकसद से भी लोग आते हैं, लिहाज उनकी संख्या कुछ ज्यादा भी हो सकती है। बहुत खूब। और अगर तुम्हारी बताई हुई संख्या से इंसान कम हुए, हमारे देश के लोग भी दूसरे देशों में जाते होंगे, इसीलिए उनकी संख्या कम भी हो सकती है। फल्कशेर ने कहा, और राजा, प्रधानमंत्री और शाही ज्योतिषी तारीफ भरी निगाहों से उसकी ओर देखने लगे। तुम्हारा जवाब वाकई तुम्हारी समझदारी की भरपूर निशानी है। अब ये बताओ कि ऐसी कौन सी बेजान चीज है जिनसे जिंदा बच्चे पैदा होते हैं? राजा ने दूसरा सवाल किया। वो बेजान चीज अंडा है, हुजूर। अंडा एक बेजान चीज है, मगर जब अंडा देने वाले पक्षी उन्हें सेते हैं तो उनमें से जिंदा बच्चे पैदा होते हैं। फल्कशेर ने जल्दी से जवाब दिया। शाबाश नौजवान, तुम्हारे 2 जवाब बिल्कुल सही हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है कि हमें बताओ कि इंसान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे वो बड़े बड़े हाथियों, शेरों और खूंखार जानवरों तक को काबू कर लेता है और दुनिया की हर मुसीबत का आसानी से मुकाबला कर सकता है? राजा ने पूछा। इंसान की इस ताकत का नाम अक्ल है, राजा, जिसकी मदद से इंसान दुनिया की हर मुसीबत और परेशानी का मुकाबला कर सकता है। और अक्ल से हाथी, शेर तो क्या, यहां तक कि जादूगरों का भी मुकाबला किया जा सकता है। फल्कशेर ने जवाब दिया, और राजा समेत प्रधानमंत्री और शाही ज्योतिषी भी उसके जवाब से खुश होकर उसे शाबाशी दिए बिना न रह सके। तुमने हमारे तीनों सवालों के बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं, फल्कशेर। अब हम तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान लेंगे, राजा ने कहा। फिर उसने 3 बार ताली बजाई। 3 तो वो पलट कर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो उसके साथ 4 बहुत कमजोर और बूढ़े आदमी थे। कमजोरी और बुढ़ापे की वजह से वे मुश्किल से चल पा रहे थे। फल्कशेर, ये 3 निहत्थे थे और कमजोर बूढ़े हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपनी तलवार से इनका मुकाबला करो और इनका खात्मा कर दो। अगर तुमने इनका खात्मा कर दिया तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम समझदार होने के साथ साथ बहादुर हो, राजा ने कहा। मुझे अफसोस है, राजा, एक तो ये लोग बहुत कमजोर हैं और बहुत बूढ़े होने के साथ साथ निहत्थे भी हैं। और बहादुर कमजोर और निहत्थे लोगों से लड़ते नहीं। मैं बहादुर हूं या नहीं, लेकिन मैं इन कमजोर बूढ़ों से नहीं लड़ूंगा। अगर आप मेरा मुकाबला करवाना ही चाहते हैं तो मेरे मुकाबले पर ताकतवर इंसान लाएं, जो लड़ाई भी जानते हों और उनके पास हथियार भी हों, फल्कशेर ने कहा। बहुत खूब नौजवान, हमने जानबूझकर इन लोगों का चुनाव किया था। अगर तुम इन लोगों से लड़ने की कोशिश करते तो हम समझ जाते कि तुम बहादुर नहीं हो, वाकई बहादुर कमजोर पर तलवार नहीं चलाते। शाबाश बेटा, शाबाश, तुम वाकई समझदार होने के साथ साथ बहादुर भी हो। यह तुम्हारा चौथा इम्तिहान था। अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा। ये इम्तिहान तुम्हारी न्यायप्रियता को जाहिर करेगा, राजा ने खुश होकर कहा। उसके इशारे पर बूढ़े वहां से चले गए। फिर राजा के कहने पर पहरेदार वहां एक बहुत बदसूरत, बल्कि खौफनाक हद तक बिगड़ी हुई शक्ल की लड़की को ले आया। अधेड़ उम्र की उस लड़की का रंग काला सा था। उस खौफनाक शक्ल वाली लड़की को देखकर न जाने क्यों फल्कशेर एक पल के लिए डर सा गया।
मगर उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। हमारे देश का कोई शख्स इस लड़की की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। ये हमारे महल में एक जगह बिल्कुल अकेली रहती है। हमने इससे वादा किया था कि हम इसकी शादी किसी खूबसूरत नौजवान से कराएंगे, मगर हम आज तक अपने वादे पर पूरे नहीं उतर सके। कोई बदसूरत शख्स। राजा की बात सुनकर फल्कशेर हकला कर रह गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारे देश का कोई खूबसूरत नौजवान इस बदसूरत लड़की से शादी करने पर राजी हो जाएगा? राजा ने पूछा। राजा, इस बदसूरत लड़की से मैं शादी करूंगा। अगर इसे आप मेरा न्याय समझते हैं तब भी ठीक है, नहीं समझते तब भी, फल्कशेर ने कहा, और राजा ने खुशी के मारे उसे गले लगा लिया। उसने फल्कशेर को बता दिया कि वो बदसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी जान चेहरा है, जिसे जादूगर ने अपने जादू से बदसूरत बना रखा है। उसकी बात सुनकर फल्कशेर मुस्कुरा दिया। बेटा, तुम हमारे 5 इम्तिहानों में खरे उतरे हो। अब छठे इम्तिहान में तुम्हें दक्षा जादूगर को मारना है। किस तरह मारना है ये मैं भी नहीं जानता। जब तुम जादूगर को मार दोगे तो हमारी बेटी असल हालत में आ जाएगी। उसका असल चेहरा तुमने देखा नहीं, इसलिए हमारी 7वीं शर्त यही होगी कि तुम खुद से राजकुमारी जान चेहरा को पहचानोगे। जिस तरह तुम हमारे 5 इम्तिहानों में खरे उतरे हो, हमें यकीन है कि बाकी इम्तिहानों में भी यकीनन कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। हम तुमसे खुश हैं बेटा, बहुत खुश। राजा ने वाकई खुशी से भरपूर लहजे में कहा। राजा, आप मुझे उस कमरे तक ले चलिए जहां दक्षा जादूगर आपसे मुलाकात करने के लिए आता है। मैं जल्द से जल्द उस तक पहुंचकर उसे मारना चाहता हूं। उस जैसे खतरनाक और जालिम जादूगर का ज्यादा देर जिंदा रहना ठीक नहीं। अगर उसे मालूम हो गया कि आप, इससे पहले कि उसे मेरे कुछ मालूम हो सके, मैं उसे मार देना चाहता हूं। फल्कशेर ने कहा, और उसकी बात सुनकर राजा परेशान हो गए। वो फल्कशेर को लेकर उस कमरे में आ गया जहां दक्षा जादूगर उससे मिलने आता था। फल्कशेर ने उन्हें तसल्लिया देने के बाद वहां से रुखसत कर दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बुजुर्ग नूर बाबा की दी हुई करामाती चीजें बदस्तूर उसके पास थी। उसने बुजुर्ग बाबा के हिदायत के मुताबिक उत्तरी दीवार के पास जाकर नीले जूते से ठोकर मारी तो दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया जो दूर तक अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। फल्कशेर ने भगवान का नाम लेते हुए आंखें बंद की और उस छेद में दाखिल हो गया, और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदम खुद ब खुद सामने की ओर जा रहे हों। काफी देर चलते रहने के बाद उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। तब फल्कशेर ने आंखें खोल दी। उसने देखा लावा बोल रहा था। फल्कशेर ने बुजुर्ग नूर बाबा का दिया हुआ एक खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। उसी वक्त अचानक दलदल में से सुर्ख रंग के बड़े बड़े सांप निकलने लगे। फल्कशेर के पास चूंकि बुजुर्ग नूर बाबा की दी हुई अंगूठी थी, इसलिए वो जानता था कि ये यकीनन जादुई नाग है और उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए वो बिल्कुल न डरा, बल्कि और आगे बढ़ गया। सुर्ख दलदल से ज्यों ही सांप निकलकर उसके करीब आए, उसने कुछ ही वारों में खंजर से उन नागों के टुकड़े कर डाले। दलदल से निकलने वाले नागों की संख्या 4 थी। जैसे ही फल्कशेर ने उन नागों का खात्मा किया, रोशनी चमकी और नागों के टुकड़े जलकर राख हो गए। ठीक उसने और उसकी उंगलियों के नाखून भी बहुत लंबे, नुकीले और तेज दिखाई दे रहे थे। खौफनाक आवाज में चीखते हुए फल्कशेर पर हमला कर दिया, मगर फल्कशेर ने जल्दी ही उनका खात्मा कर दिया। उस वक्त वो दलदल के काफी करीब आ गया। जल्दी से दलदल में कूद जाओ, वरना दलदल के जादुई जीव तुम्हारा रास्ता रोकते रहेंगे। अचानक उसे बुजुर्ग नूर बाबा की आवाज सुनाई दी और फल्कशेर ने बुजुर्ग नूर बाबा की हिदायत सुनते ही दलदल में छलांग लगा दी। उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। फल्कशेर दलदल में गहराई तक उतरता चला गया, यहां तक कि उसके पैर दोबारा जमीन से जा लगे। उसके सामने का बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा था। फल्कशेर ने बुजुर्ग नूर बाबा का दूसरा खंजर भी हाथ में ले लिया।
महल में दाखिल होते हुए मगर बुजुर्ग नूर बाबा की करामाती चीजों की वजह से वो आसानी से हम सबका खात्मा करता हुआ एक बहुत बड़े हॉलनुमा कमरे में आ गया। उस कमरे की दीवार पर एक बहुत हसीन लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसने नकाब ले रखा था। नकाब में भी लड़की इतनी हसीन दिखाई दे रही थी कि फलकशेर उसे देखता ही रह गया। उसे यकीन आ गया कि हो न हो, ये चेहरा राजकुमारी जान चेहरा का ही हो सकता है। अभी वो गौर से नकाबपोश हसीन लड़की को देख ही रहा था कि एक डरावनी आवाज सुनकर चौंक पड़ा। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने सुर्ख रंग का एक बहुत खौफनाक चेहरे वाला जादूगर खड़ा उसकी ओर गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसके हाथ में तलवार थी। तो तुम हो, मगर तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? जादूगर हाथों में पकड़कर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जादूगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, मगर उसके मंत्रों का फलकशेर पर कोई असर नहीं हुआ। जब किसी जादू का असर नहीं हो रहा था तो वो तलवार लेकर गुस्से भरे अंदाज में फलकशेर पर टूट पड़ा। फलकशेर ने उसकी तलवार का वार खंजरों पर रोका और तेजी से एक तरफ हटता चला गया। जादूगर बड़ी कुशलता से तलवार चला रहा था और फलकशेर भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो दोनों खंजर एक साथ जादूगर को मार दे, मगर जादूगर किसी तरह से मौका ही नहीं दे रहा था। अचानक फलकशेर ने दाहिने हाथ में पकड़े हुए खंजर को झुकाकर इस अंदाज में वार किया जैसे वो खंजर जादूगर के पैरों पर मारना चाहता हो। जादूगर बौखलाकर एक तरफ हो गया। उसी लम्हे तेजी से दोनों खंजर एक साथ ही जादूगर की पसलियों में उतार दिए और वो उलटकर दूर जा गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। उसके साथ एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ अंधेरा हो गया। अंधेरा कुछ पलों के लिए ही छाया था। जैसे ही अंधेरा छटा, फलकशेर ने खुद को राजा के खास कमरे में मौजूद पाया। वो जादूगर को खत्म करके खुद ब खुद वहां पहुंच गया था। कमरे का दरवाजा उसी तरह बंद था। फलकशेर ने दरवाजा खोला और तेजी से भागता हुआ राजा के दूसरे खास कमरे में पहुंच गया। वहां खूबसूरत राजकुमारी जान चेहरा भी मौजूद थी और दूसरे लोग भी जो राजकुमारी जान चेहरा को असल हालत में देखकर खुश हो रहे थे। फलकशेर को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। फलकशेर ने राजा से वादा कर दिया था कि वो अपने दोस्तों को बुलाकर महल में अच्छे पदों पर रखेगा। राजा ने कुछ रोज बाद राजकुमारी जान चेहरा और फलकशेर की शादी कर दी और वादे के मुताबिक अपना राज सिंहासन भी फलकशेर के हवाले कर दिया। फलकशेर ने राज सिंहासन संभालते ही अपने दोस्तों को भी वहां बुला लिया। उसने मालूम कर लिया था कि उसके दोस्त भी बुरे काम छोड़ चुके हैं, इसलिए उसने उनको भी महल में अच्छे पदों पर रखा और अपने माता पिता को भी वो महल में ले आया। एक आवारा और बुरे इंसान ने देश का राज सिंहासन संभाल लिया। देश का राज सिंहासन संभालकर उसने दयालुता, नेकी और न्यायप्रियता दिखाई। पूरे देश के लोग, गांव के लोग, यहां तक कि उसके पुराने दोस्त भी उससे खुश होकर उसके गुण गाने लगे।